रॉबिन्सन का मॉडल, जो कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से काफ़ी डीपली क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते, बट जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगी, जिनको आप याद रखेंगे ताकि एग्ज़ाम में जो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल। जोहन रॉबिन्सन in her book The Accumulation of Capital published in 1956 propagated a simple growth model। इन्होंने 1956 में अपनी एक बुक जो थी वो उसका नाम था द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पब्लिश्ड। ठीक है, जो एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल है, इस बुक का नाम याद रखोगे एक तो, क्योंकि काफ़ी बार इन्होंने जो एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने बुक का नाम पूछा है और ईयर भी पूछ लेते हैं, जो कि कब आई थी 1956 में। और इसे क्या बोला जाता है, जोहन रॉबिन्सन ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, जोहन रॉबिन्सन ग्रोथ मॉडल भी बोला जाता है। और सेकेंड बुक का नाम क्या था, ऐसे इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि कब आई थी 1963 में। द ग्रोथ मॉडल वाज प्रोपगेटेड इन वर्बल फॉर्म्स वेयर लेटर ऑन मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। मिसिस जोहन रॉबिन्सन ने ना मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन अपनी बुक में नहीं किया था। जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन था वो किसने किया था, केनेथ के कुरिहारा ने अपनी बुक में किया था। इन्होंने सिंपली अपने मॉडल को मतलब समझा दिया था कि इनका व्यूज़ क्या था, बट इन्होंने मैथमेटिकल बहुत ज़्यादा इन्होंने कुछ नहीं बोला था। बट केनेथ कुरिहारा ने अपनी बुक में काफ़ी मैथमेटिक्स पोर्शन में कैपिटल एक्यूमुलेशन को डिफ़ाइन किया है, जो कि कमिंग वीडियोज़ में आप कर लेंगे कि उन्होंने किस तरह से डिफ़ाइन किया था। अभी हम लोग इस मॉडल को देख लेते हैं कि मिसिस जोहन रॉबिन्सन का क्या व्यूज़ था इसके अकॉर्डिंग। तो बात करें आगे कि अजम्पशन की बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि जो भी मॉडल होता है ना वो मेनली अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होता है। तो मिसिस जोहन रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी है, अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो सिर्फ दो क्लासेस होती है। फर्स्ट कौन सी होती है, वर्कर्स, और सेकंड कैपिटलिस्ट। जो वर्कर्स होते हैं, जो इनकम होती है, इन दोनों के बीच में डिवाइड होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो इनकम का वर्कर्स और कैपिटल के बीच में होता है। तो जो वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेज रेट गेन करते हैं और उसे क्या करते हैं, सारा का सारा वो क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब कंजम्पशन के ऊपर खर्च कर देते हैं। और जो कैपिटलिस्ट सेक्टर है वो क्या करता है, वो सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो सेव करता है और उसे फर्दर क्या कर देता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो हम जो मिसिस जोहन रॉबिन्सन है उसका व्यूज़ क्या था कि सोसाइटी के अंदर अगर हम बात करें, इकोनॉमी के अंदर अगर हम बात करें तो दो क्लासेस है। फर्स्ट कौन सी है, वर्कर्स, और सेकंड कौन सी है, कैपिटलिस्ट। सेविंग इज़ द फंक्शन ऑफ प्रॉफिट, कि जो इंटरप्रेन्योर है वो क्या करेंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा वो उनका क्या होगा, वो उनकी सेविंग होगी, और जो सेविंग होगी वो फर्दर कैपिटल एक्यूमुलेशन में लगा देंगे। द सप्लाई ऑफ लेबर इज़ अनलिमिटेड, जितनी भी ज़रूरत है प्रोडक्शन के लिए लेबर्स की वो सारे के सारे क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस लेवल, और प्राइस लेवल में चेंज नहीं आएगा, वो कांस्टेंट रहेगा। वर्कर्स सेव नथिंग, देखिए दो क्लासेस थी ना, एक तो वर्कर्स की थी और सेकंड कौन सी थी, कैपिटलिस्ट की। तो जो वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं, वो सेव कुछ भी नहीं करते एंड स्पेंड देयर वेज इनकम ऑन कंजम्पशन, सारी की सारी क्या कर देते हैं, कंज्यूम कर देते हैं। और जो कैपिटलिस्ट सेक्टर है वो क्या करता है, वो अपने प्रॉफिट को सेव कर लेता है। देयर इज़ ए लेजिज फेयर एंड क्लोज्ड इकोनॉमी, इनका ये व्यूज़ था कि लेजिज फेयर पॉलिसी होगी और क्या होगा, क्लोज्ड इकोनॉमी होगी। नेक्स्ट, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कैपिटल एंड लेबर ओनली। तो एक ये लाइन आप याद रखोगे, मिसिस जोहन रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग क्या था कि जो कैपिटल और लेबर है वो प्रोडक्शन के फंक्शन होंगे। मतलब अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो किस पे ध्यान देना होगा, कैपिटल और लेबर पे। बट मिसिस जोहन रॉबिन्सन की बात करें तो उन्होंने मेनली किस पे ध्यान दिया था, लेबर एक्यूमुलेशन, लेबर के ऊपर ध्यान दिया था। ठीक है, कि कैपिटल एक्यूमुलेशन कैसे हो सकता है, लेबर अगर हम लगाएंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, उससे क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और जो प्रॉफिट है वो सेविंग होगा, और जो सेविंग है वो कैपिटलिस्ट जो सेक्टर है वो क्या करेगा, आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगा, और इससे क्या होगा, कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा। तो ये थी इसकी एजम्पशंस। उसके बाद बात कर लेते हैं द कैपिटलिस्ट कंज्यूम नथिंग, जो कैपिटलिस्ट सेक्टर है वो क्या करेगा, कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं करेगा, हमने पहले भी बात की थी। बट सेव एंड इन्वेस्ट देयर इंटायर इनकम फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, वो क्या करेगा, सारा का सारा प्रॉफिट क्या करेगा, सेव कर लेगा और उसे फर्दर क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट कर देगा सेव करने के बाद। तो जो इनकम है वो दो भागों में डिवाइड होगी। फर्स्ट क्या होगी,
एन मल्टीप्लाई डब्ल्यू। अब एन मल्टीप्लाई डब्ल्यू का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो नेट नेशनल इनकम निकालेंगे उसे निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ वर्कर्स को अगर मनी वेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स को, जितने वर्कर हम काम पे लगा रखे हैं उनको अगर मनी वेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल उनकी इनकम आ जाएगी, प्लस पी के का मतलब क्या होता है, पी का मतलब प्रॉफिट, मतलब प्राइस जो है एंटरप्रेन्योर के लिए तो वो प्रॉफिट ही है ना, जितना प्राइस रखेंगे। तो प्रॉफिट को अगर हम लोग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट ऑफ कैपिटल के साथ तो टोटल इनकी इनकम आ जाएगी। दोनों का एडिशन करने पर हमारे पास क्या आएगा, नेट नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये था इनका, अगर हम बात करें छोटी सी इक्वेशन, तो वाई के अंदर कौन कौन सा पार्ट होता है नेट नेशनल इनकम के अंदर, जो भी वर्कर्स को दे रहे हैं प्लस जो कैपिटल से हमें गेन हो रहा है एंटरप्रेन्योर के अकॉर्डिंग, तो ये होती है नेट नेशनल इनकम। अब इसमें से अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ से प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई को उस साइड, वाई के साथ डब्ल्यू एन को इस साइड माइनस कर देंगे। मतलब सॉल्व करनी आती है ना आपको इक्वेशन, जैसे कि हमने पी और के की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, वाई के साथ जो वाई के साथ इस डब्ल्यू एन को इधर ले आएंगे तो दूसरी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है ना, जो प्लस की टर्म है वो माइनस में आ जाती है, और जो पी के साथ के है वो मल्टीप्लाई है इस साइड, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्म बनेगी। तो हमारे पास क्या बन गया, पी इज इक्वल टू वाई माइनस डब्ल्यू एन डिवाइड बाई के। अब बात ये आ जाती है प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट किसके बराबर हो गया, वाई डिवाइड बाई के हो गया एक तो। अब वाई डिवाइड बाई के का मतलब क्या होता है, जो इनकम और कैपिटल की रेशियो कितनी है, माइनस डब्ल्यू एन का मतलब क्या होता है, वर्कर्स को जो हम लोग वेज दे रहे हैं, जो टोटल उन पे खर्चा आ रहा है, अगर हम उसे माइनस कर देंगे इनकम में से तो हमारे पास क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा। तो अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वाई माइनस डब्ल्यू एन डिवाइड बाई के। उसके बाद अगर हमने वेज निकालना है कि हम लोग वर्कर्स को वेज कितना दे रहे हैं, तो इसी में से वेज निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अब इस बार क्या करेंगे, पी को के को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा डिवाइड बाय एन। तो वाई डिवाइड बाय एन का मतलब क्या हो गया, इनकम लेबर की रेशियो कितनी है उसमें से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, वेज पर वर्कर्स वेज हम लोग कितना दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, देखिए केन्स का व्यूज़, मैंने केन्स की थ्योरी करवा दी है, ठीक है। तो केन्स का व्यूज़ आप वहाँ से कर लेना। तो केन्स में हमने क्या सीखा था, जो इनकम है वो उसमें दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, सी प्लस आई। सी प्लस आई का मतलब जो इनकम है या तो वो कंज्यूम होगी या फिर वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वाई में दो पार्ट होते हैं, सी प्लस आई। अब आपको पता है जो सेविंग है वो किसके बराबर होती है, टोटल प्रॉफिट के बराबर होती है ना, पी के का मतलब प्रॉफिट। और जितना भी प्रॉफिट होता है वो किस में मतलब कन्वर्ट हो जाता है, कैपिटल एक्यूमुलेशन में, मीन्स कि उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, कैपिटल में चेंज आएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा के। और जो डेल्टा के है वो हमने कितनी बार कर लिया, वो किसके बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट के बराबर क्यों होता है, क्योंकि फर्दर एक इक्वेशन आएगी वहाँ से मैं आपको समझाऊंगी ये डेल्टा के इसके बराबर क्यों होता है। तो फाइनली हमारे पास एस किसके बराबर आएगा, प्रॉफिट के बराबर, इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल, और चेंज इन कैपिटल किसके बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पी के और जो हमारे पास ये है पी के इज इक्वल टू डेल्टा के है ना, सिर्फ इन दोनों को उठा लेंगे यहाँ से। तो जब हमने इन दोनों को उठाया तो पी के इज इक्वल टू डेल्टा के आ गया, और यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, कैपिटल में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट वही होता है ना, कैपिटल में चेंज आना, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करता है, सेविंग करता है, और सेविंग फर्दर क्या कर देता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है। और जो इन्वेस्टमेंट है उससे क्या होता है, कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है ना, कैपिटल में इंक्रीमेंट आता है। तो प्रॉफिट किसके बराबर हो गया, चेंज इन के डिवाइड बाय के। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला है, यहाँ से अगर हम बात करें तो एक तो आप इस थ्योरी में से बुक का नाम याद करोगे, कैपिटल एक्यूमुलेशन, और 1956 में पब्लिश हुई थी, और जो सेकंड बुक थी उसका नाम याद करोगे, ठीक है। एक तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है। और जो हमने लास्ट एग्जाम्पल्स की वो की थी, सॉरी
अजम्पशंस की थी, यहाँ से हमने एक यहाँ से क्वेश्चंस बन जाता है रॉबिन्सन्स की। वो क्या पूछ लेते हैं, कई बार अजम्पशंस पूछ लेते हैं। उनका व्यूज़ क्या था, दो इन्होंने क्लासेस बनाई थी। कौन कौन सी बनाई थी, एक कौन सी होती है, वर्कर और कैपिटलिस्ट सेक्टर होता है। वर्कर्स सारी की सारी इनकम को क्या कर देते हैं, कंज्यूम कर देते हैं, और ये क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है। और एक आप यहाँ से याद करोगे, जो इन्होंने क्या माना था, जो प्रोडक्शन है वो कैपिटल और लेबर ओनली इन दोनों का फंक्शन है। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं गोल्डन एज की, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यहाँ से तो हर बार क्वेश्चन अगर आप एनालाइज करोगे लास्ट ईयर एग्जाम्स, तो यहाँ से आपको मिसिज रॉबिन्सन का जो क्वेश्चन है गोल्डन एज से मिलेगा आपको, कि गोल्डन एज कौन सी होती है। तो इन्होंने पॉपुलेशन पे काफ़ी ध्यान दिया था। जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है वो पॉपुलेशन ग्रोथ पे डिपेंड करती है। तो इनके अकॉर्डिंग गोल्डन एज क्या होती है, जो लेबर ग्रोथ है वो किसके बराबर होनी चाहिए, कैपिटल ग्रोथ के बराबर। मतलब कि जितनी लेबर इंक्रीज हो रही है, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, लेबर इंक्रीज हो रही है। जितनी लेबर में ग्रोथ हो रही है उतनी की उतनी क्या होनी चाहिए, कैपिटल में ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उतना कैपिटल नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा इट मीन्स क्या होगा, फर्दर इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा, सेविंग नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो गोल्डन एज नहीं रहने वाली। तो मिसिस जोहन रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग क्या था, जो आपने हेरोड डोमर मॉडल किया होगा, मैंने करवा दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से हेरोड डोमर मॉडल अच्छे से कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। तो उसमें आपको याद होगा, आपने उसमें एक तो वारंटेड ग्रोथ रेट किया था, एक नेचुरल ग्रोथ रेट किया था। वारंटेड ग्रोथ रेट क्या था, वारंटेड ग्रोथ रेट था कि जो हमारी इकोनॉमी है वो फुल कैपेसिटी पे काम कर रही होती है, और उस फुल कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कितनी इन्वेस्टमेंट की जाए, कितनी इनकम ग्रोथ रेट होनी चाहिए ताकि इस लेवल को हम मेंटेन कर सकें। तो वो क्या होती है हमारी डिजायर्ड ग्रोथ रेट, ठीक है। वो क्या होती है, डिजायर्ड ग्रोथ रेट। तो गोल्डन एज में मिसिस जोहन रॉबिन्सन ने दो वर्ड यूज़ किए थे, एक तो यूज़ किया था डिजायर्ड ग्रोथ रेट, डिजायर्ड, और सेकेंडली पॉसिबल रेट, ठीक है। तो डिजायर्ड का मतलब क्या होता है, वारंटेड ग्रोथ रेट। अब वारंटेड कौन सी होती है, मतलब फुल कैपेसिटी जो ग्रोथ रेट है उसको मेंटेन करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट जरूरी है इकोनॉमी में, ताकि उस लेवल को बनाया जा सके, मतलब मेंटेन करके रखा जा सके, ठीक है। तो ये जो डिजायर्ड है वो कहाँ से लिया गया, वारंटेड ग्रोथ रेट से, और जो पॉसिबल रेट है वो कहाँ से लिया गया, नेचुरल ग्रोथ रेट से। अब आपको याद होना चाहिए नेचुरल ग्रोथ रेट क्या था। नेचुरल ग्रोथ रेट वो एक होती है, सीलिंग लगा देते हैं, ठीक है। मतलब कितने नेचुरल रिसोर्स हैं, लाइक लेबर कितनी है हमारे पास, लैंड कितनी है, ठीक है, और कैपिटल कितनी है, नेचुरल कितने हमारे पास जो है इक्विपमेंट है जिनसे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एक क्या होती है, अब जितने लेबर है हम तो उतना ही प्रोडक्शन कर सकते हैं ना। ये तो नहीं है कि लेबर हमारे पास, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास 50 लेबर है और हम 100 लेबर का काम ले रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब जितने लेबर है हम उतना ही काम ले सकते हैं ना। तो ये होती है सीलिंग, मतलब एक दीवार बन जाती है, हम उससे ऊपर प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो वो किस में आता है, पॉसिबल रेट में। और डिजायर्ड का मतलब वारंटेड ग्रोथ रेट। तो मिसिस जोहन रॉबिन्सन का क्या व्यूज था, डिजायर्ड रेट और पॉसिबल रेट बराबर होने चाहिए। मतलब वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मिसिस जोहन रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग वो होती है गोल्डन एज। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो 100% क्वेश्चन तो यहीं से आ रहा है हर बार, कि वारंटेड ग्रोथ जो है गोल्डन एज, या तो पूछ लेते हैं गोल्डन एज व्यूज किसका था, तो ये तो बहुत सिंपल है, मिसिस जोहन रॉबिन्सन का था। या फिर वो बुक का नाम पूछ लेते हैं, अदरवाइज यहाँ से पूछ लेते हैं कि गोल्डन एज होती क्या है। तो गोल्डन एज अगर वो इस फॉर्म में पूछे फिर तो आप बता दोगे कि लेबर ग्रोथ रेट कैपिटल ग्रोथ रेट के बराबर होनी चाहिए। या फिर अगर इस फॉर्म में पूछे तो आप ये बताओगे कि डिज़ायर्ड रेट पॉसिबल रेट के बराबर होना चाहिए। अगर वो इसी को मोल्ड करके अगर हेरोड डोमर मॉडल की फॉर्म में पूछते हैं, इन केस अगर 4 ऑप्शन में अगर वो है, तो आप वहाँ से ये ऑप्शन क्लिक करोगे कि वारंटेड ग्रोथ रेट नेचुरल ग्रोथ रेट के बराबर होनी चाहिए, उसे बोलते हैं गोल्डन एज, ठीक है। तो नाउ हम आगे बात कर लेते हैं कि इसका क्या व्यूज़ था। द डाइवर्जेंस फ्रॉम द गोल्डन एज। अब आपको पता है कि गोल्डन एज तो हमने मान लिया,
गोल्डन एज तो हमें पता है कि जो ये दोनों बराबर होने चाहिए, बट इनमें डाइवर्जेंस भी तो आ सकता है ना, मतलब बराबर नहीं भी हो सकते। तो मान के चलिए कि जो लेबर की ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है कैपिटल ग्रोथ रेट से। अब आपको पता है कि लेबर ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब क्या है, सरप्लस लेबर की प्रॉब्लम आ गई। अब सरप्लस लेबर की जब प्रॉब्लम होती है ना, तो एंटरप्रेन्योर का क्या करता है, वेज रेट को कट कर देता है। और ये व्यूज़ किसके थे, वेज रेट को कट करना, क्लासिकल के व्यूज़ थे, अगर आपको याद हो तो। मैंने क्लासिकल भी करवा दिया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। केन्स का व्यूज़ भी मैंने करवा दिया। तो मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ कि जब तक हम लोग बेस अपना क्लियर नहीं करेंगे ना, फर्दर हमें प्रॉब्लम आती रहेगी। सो आप क्या करोगे, आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इतने टफ भी क्वेश्चन नहीं आते जिनको हम सॉल्व नहीं कर पाते। बात क्या होती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी थ्योरी में कौन सा व्यूज़ था। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप काम करते जाओगे ना, तो सब सारी क्लियरिटी हो जाएगी। तो आपको याद होगा कि वेज रेट कट पॉलिसी किसकी थी, क्लासिकल व्यूज़ की थी। तो यही मिसिस जोहन रॉबिसन ने यूज़ किया था कि सरप्लस अगर लेबर प्रॉब्लम है तो क्या हो जाएगा इकोनॉमी में, वर्कर्स की जो वेज है वो कम हो जाएगी, मतलब कम कर दिया जाएगा, क्योंकि लेबर की सप्लाई ज़्यादा हो रही है। और प्राइस लेवल तो कांस्टेंट है, क्योंकि हमने एजम्पशन में किया था प्राइस लेवल कांस्टेंट है। जब प्राइस लेवल कांस्टेंट होता है और मनी वेज कट करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, रियल वेज कट होता है। मैं आपको एक कमिंग वीडियो में ना डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी करवाऊंगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो कमिंग वीडियो में करवाने वाली हूँ। क्योंकि वहाँ से तो आप खुद बोलोगे कि भाई हर बार 2 या 3 क्वेश्चंस बनते हैं उस थ्योरी में से, ठीक है। तो मैं आपको वहाँ से बताऊंगी रियल वेज कौन से होते हैं, नॉमिनल वेज कौन से होते हैं, और रियल वेज को कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से ये क्वेश्चन याद रखना, रियल वेज को प्राइस लेवल बहुत इफेक्ट करता है। अब मनी वेज कट हो रहा है तो रियल वेज तो ऑटोमेटिक कट हो रहा है, प्राइस लेवल तो कांस्टेंट है, प्राइस तो उतना ही है। बट क्या हो रहा है, मान के चलो 500 इनकम है, ठीक है, वर्कर की। अगर वर्कर की सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो उसको कट करके 400 कर दिया, ठीक है। तो जितना जितना सामान, जितने आप गुड्स थे वो 500 में बाय कर रहे थे, क्या उतने के उतने 400 में कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। क्यों, क्योंकि आपका मनी वेज कम हो गया। 500 थे, परचेजिंग पावर ज़्यादा थी, 500 को कम करके 400 कर दिया, 400 कर दिया। तो 400 में क्या हुआ, परचेजिंग पावर कम हो गई। परचेजिंग पावर कम होगी ना, तो इससे क्या होगा, एंटरप्रेन्योर का तो फ़ायदा हो रहा है ना। अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योर का तो फ़ायदा हो रहा है, तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि वेज रेट कट करने से क्या हो गया, कॉस्ट कम हो गई, और कॉस्ट कम करने से प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया, और प्रॉफिट इंक्रीज़ होने से कैपिटल की ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हो गई। तो फर्दर क्या होगा, इस प्रोसेस से वापस जो है ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, कैपिटल ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि एंटरप्रेन्योर ने क्या किया, मनी वेज को कट कर दिया। तो जब डाइवर्जेंस होता है तो ये डाइवर्जेंस ठीक भी हो जाता है। अब ये ठीक कैसे होगा, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप आपने समझ लिया होगा। अगर हम सेकंड केस लेते हैं, सेकंड हम मान लेते हैं कि जो कैपिटल ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है और लेबर की ग्रोथ रेट कम है, तो इसका मतलब एक्सेस कैपेसिटी है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। अब ये भी प्रॉब्लम है भाई। तो अब हमें ये सोचने वाली बात है एंटरप्रेन्योर के लिए कि पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को किस तरह से इंक्रीज़ किया जा सकता है। बट ये तो लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग टाइम में अब एकदम से पॉपुलेशन को तो इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो है अगर हम बात करें, 1 मिनट, हाँ, हमें क्या करना पड़ेगा, जो अडल्ट पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमने तो लेबर्स को देखना है ना, लेबर को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अडल्ट पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, इमिग्रेशन करवाना पड़ेगा, बाहर से लेबर्स मंगवाने पड़ेंगे, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उनके वर्क में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। और एक ऑप्शन ये भी है कि उनकी रिटायरमेंट एज को इंक्रीज़ कर दो। जो वर्कर्स 50 या 55 एज में उनको रिटायरमेंट मिल रही थी, उनकी रिटायरमेंट एज को इंक्रीज़ कर दो, या फिर उनके जो स्कूल छोड़ने का टाइम है उसको जल्दी कर दो, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जल्दी से जल्दी अपनी डिग्री को कंप्लीट करें और फिर काम पे लग जाएं अपना, ठीक है। या फिर और ऑप्शन हो सकती है कि उनको ट्रेनिंग दी जाए काम करने की, ताकि वो उनमें स्किल ज़्यादा आ सकेगी। उसके बाद ये भी हो सकता है कि जो लेबर्स हैं उनको मोटिवेशनल स्किल दो टाइम टू टाइम, ताकि उनके अंदर इंक्रीमेंट आ सके काम करने का, कि भी है जल्दी काम करना है, ये हो सकता है। या ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जो फीमेल्स हैं उनको
काम पे लगाया जाए, मतलब उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको काम पे लगाया जाए, ताकि ये जो प्रॉब्लम है लेबर्स की उसको ख़त्म किया जा सके। ठीक है, तो फिर फर्दर क्या होगा, ऐसा करने से ये दोनों वापस बराबर हो जाएंगे। तो वापस जो हम बात कर रहे हैं गोल्डन एज की सिचुएशन आ सकती है। तो ये था मिसेस जोहन रॉबिसन का व्यूज़ कि अगर प्रॉब्लम हो भी रही है तो उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं रॉबिन का क्या व्यूज़ था। कहते हैं डिज़ायर्ड रेट, पहली बात की थी वो क्या होती है, हेरोड की वारंटेड ग्रोथ रेट होती है, और जो पॉसिबल रेट है वो हेरोड की नेचुरल ग्रोथ रेट है। और अगर हम बात करें मिसिस जोहन रॉबिसन का व्यूज़ क्या था, दोनों बराबर होने चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, गोल्डन एज। द इन दी हेरोड टर्मिनोलॉजी मिसिस जोहन रॉबिसन गोल्डन एज इज दैट state of the economy where the warranted rate gets equal with the natural rate and full employment is maintained throughout। ठीक है, मतलब ये दोनों अगर बराबर होंगे तो मेंटेन करके रख सकते हैं हम ग्रोथ रेट को, और उस सिचुएशन में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। उसके बाद आप छोटी सी बात ये याद रखोगे, यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं पूछते बट फिर भी थोड़ा सा जहन में आप याद रखोगे कि स्टैटिक स्टेट कौन सी होती है। स्टैटिक स्टेट में क्या होता है, ग्रोथ रेट जीरो होती है और जो प्रॉफिट रेट है वो भी जीरो होता है, और उसे स्टेट ऑफ इकोनॉमिक ब्लाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूछते तो नहीं है, अभी तक तो नहीं पूछा, बट हो सकता है कि कभी पूछ ले। तो स्टैटिक स्टेट में आप याद रखोगे ग्रोथ रेट और प्रॉफिट रेट क्या होता है, जीरो होता है। उसके बाद डायग्राम को देख लेते हैं हम लोग। डायग्राम में क्या था, डायग्राम में हमें गिवन है जैसे कि यहाँ पे जो ओ एक्स एक्सिस है कैपिटल लेबर रेशियो को शो कर रहा है। तो जो ग्रोथ रेट है कैपिटल की वो किसके बराबर होती है, डेल्टा के अपॉन के। और आपको पता होगा डेल्टा के अपॉन के का मतलब क्या होता है, डेल्टा के अपॉन के का मतलब मैंने बोला था ना, डेल्टा के अपॉन के मतलब कि कैपिटल में चेंज आना। तो अगर आप आउटपुट में से इनपुट को माइनस करोगे, डिवाइड बाय इनपुट करोगे, तो क्या होता है, सरप्लस कैपिटल आती है ना। जितनी आउटपुट हो रही है उसमें कितना खर्चा लग रहा है, अगर हम उसे माइनस कर देंगे, इनपुट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सरप्लस। और जो सरप्लस होता है वो होता है डेल्टा के। तो हमारी जो ग्रोथ रेट है कैपिटल किसके बराबर आएगी, सरप्लस डिवाइड बाय इनपुट। अब सरप्लस डिवाइड बाय इनपुट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास ये गिवन है DW, इसमें बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास लेबर की ग्रोथ रेट है, यहाँ पे कैपिटल लेबर रेशियो गिवन है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या गिवन है, OP प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें गिवन है यहाँ पे। तो जो P है हमारे पास वो तो प्रोडक्शन फंक्शन है, और जो हर पॉइंट है जो P ये कर्व है ये क्या शो कर रही है हमारे पास, show the proportion in which capital and labor are combined to produce a particular level of output। मतलब लेबर और कैपिटल का कितना हिस्सा हम यूज़ कर रहे हैं कि हमें जो है एक प्रोडक्शन आउटपुट का लेवल मिल रहा है। और ये जो एंटी कर्व है ये क्या है, टेंजेंट कर्व है, टच द कर्व OP एट ए पॉइंट पे जो टेंजेंट कर्व है वो टच कर रही है, एंड इंटरसेक्ट वाई कर्व, और वाई कर्व पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है 8 पॉइंट A। कैपिटल लेबर रेशियो इज़ OC, और OC के ऊपर हमें कैपिटल लेबर रेशियो यहाँ पे हमें गिवन है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ OD, और जो प्रोडक्टिविटी लेबर की कितनी गिवन है, OD हमें प्रोडक्टिविटी गिवन है, आउट ऑफ विच OW इज़ द वेज रेट। और जो OW है वो क्या है, हमारे पास इतना हम लोग वर्कर्स को क्या दे रहे हैं, वेज रेट दे रहे हैं यहाँ पे। तो OW वेज रेट दे रहे हैं, और ये बाकी इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, इतने में से इतनी प्रोडक्टिविटी है, इतना वेज लेबर्स को गिवन है, मतलब दे रहे हैं, तो बाकी क्या बचेगा, प्रॉफिट। तो ये हमारे पास कौन सा पार्ट हो गया, प्रॉफिट वाला पार्ट हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं द सरप्लस DW इज़ द रेट ऑफ रिटर्न टू कैपिटल। जो WD है प्रॉफिट है, ये क्या है, सरप्लस है कैपिटल का। द पॉइंट A शो द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो A पॉइंट है वो हमारे पास क्या गिवन है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट गिवन है, बिकॉज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंटी एंड द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन कर्व OP इज़ द सेम। क्योंकि यहाँ पे जो ये है इसकी स्लोप और जो प्रोडक्शन फंक्शन की स्लोप है, ये दोनों स्लोप क्या है, बराबर हैं। तो ये हमारी कौन सी है, इक्विलिब्रियम की स्टेज है, और रॉबिसन ने इसको गोल्डन एज बोला था। तो इसको प्रॉपर्ली डिफाइन और करेंगे कि गोल्डन एज होती क्या है।
is the same. 8a, the growth rate of capital is the equal to growth rate of labor. तो a पॉइंट पे कैपिटल की ग्रोथ रेट और लेबर की ग्रोथ रेट बिल्कुल सेम है, और इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, गोल्डन एज। अब हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स में आपको समझा देती हूँ, ये डायग्राम बना कैसे है, बहुत ईजी है, एक बार ध्यान से सुनने की बात है। तो आपने ये वाला देखो ग्रोथ रेट कैपिटल निकाल लिया, इसके बराबर आ गया, कैसे आया, सरप्लस क्या होगा, ये हमारे पास सरप्लस था ना, तो सरप्लस डिवाइड बाय इनपुट, और इनपुट कितना यूज़ कर रहे हैं, ओ सी मल्टीप्लाई ओ डब्ल्यू, ओ सी हम कैपिटल लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई ओ डब्ल्यू, इतना हम उनको वेज दे रहे हैं। तो ये इनपुट ही होता है ना, इनपुट कैसे निकाल लेते हैं, लेबर को अगर हम लोग वेज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनपुट निकल जाएगा ना, तो ओ सी को मल्टीप्लाई कर दिया वेज रेट से, मतलब ओ सी कितनी हम लोग क्या लगा रहे हैं, कैपिटल लेबर, और उनको वेज कितना दे रहे हैं, तो ये क्या निकल जाएगी, इनपुट निकल जाएगी। अब आप खुद देखिए, जो डी डब्ल्यू है, जो डी डब्ल्यू है वो किसके बराबर है, सॉरी इरेज करते हैं, जो डी डब्ल्यू है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है ना, जो डी डब्ल्यू है वो ए बी के बराबर है, और जो ओ सी है वो किसके बराबर है, डब्ल्यू बी के बराबर है। तो ये दोनों लाइंस बन जाएंगी आपके पास, जो डी डब्ल्यू है वो ए बी के बराबर है, और जो ओ सी है वो डब्ल्यू बी के बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को है ना, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या निकाली हमने, ए बी डिवाइड बाई ओ सी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, डब्ल्यू बी। तो यहाँ पे हम लोग डब्ल्यू बी पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई ओ डब्ल्यू, तो हमारे पास सेम ही है, ठीक है। तो जो ग्रोथ रेट कैपिटल है वो इसके बराबर आ गया। अब आप खुद देखिए, यहाँ से जो है ए डब्ल्यू बी, ए डब्ल्यू बी, एक तो ये ट्राइंगल बन गई, सेकंड ओ एन डब्ल्यू, ओ एन डब्ल्यू, एक ये दोनों ट्राइंगल दोनों समान है, आपको याद होगा ये दोनों कॉन्करेंट है, बिल्कुल एक समान है, क्योंकि थीटा थीटा एंगल एक तो ये समान है, तो एंगल बराबर हो गए ना हमारे पास, डब्ल्यू और एन एंगल बराबर हो गए। तो फर्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या है, ए डब्ल्यू बी एंगल इज इक्वल टू डब्ल्यू एन ओ एंगल, मतलब ये थीटा थीटा दोनों बराबर है। सेकंड है बी और ओ डब्ल्यू एंगल बराबर है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों एंगल बराबर है, क्योंकि ये भी 90 है और इस ट्राइंगल भी 90 है। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास ये बन गई कि जो हमारे पास ओ एंगल है वो बी एंगल के बराबर है। तो ए बी डब्ल्यू इज इक्वल टू एंगल डब्ल्यू ओ एन, मतलब ये दोनों एंगल बराबर है। जब हमारे पास दो एंगल्स बराबर हो जाते हैं दोनों ट्राइंगल में, तो हम मान के चल सकते हैं ना कि जो हमारे पास दोनों ट्राइंगल है वो सिमिलर है, तो हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाल लिया सिमिलर है। अब आपको याद होगा जब दोनों सिमिलर होते हैं तो हम उनकी जो साइड्स है उनकी रेशियो को बराबर लिख सकते हैं। तो दोनों साइड क्या हो गई, ए बी डिवाइड बाय ओ डब्ल्यू, ए बी डिवाइड बाय ओ डब्ल्यू, और डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एन ओ, ओ डब्ल्यू बी डिवाइड बाय ओ एन। अगर हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं तो यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जो ओ यहाँ पे हमारे पास है, एक मिनट, जो है ए बी डिवाइड बाय ओ डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइड बाय ओ एन, है ना, हमारे पास ये आ गया। हम इनको थोड़ा सा रिवर्स कर लेंगे, ये साइड है ना इसके नीचे लिख देंगे और इस साइड को इसके नीचे लिख देंगे, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनेगी। अब आपको पता है ए बी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू बी इज इक्वल टू ओ डब्ल्यू डिवाइड बाई ओ एन, जो हमारे पास और ये वाली इक्वेशन बन गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी डिवाइड बाई डब्ल्यू बी, जो ये वाली है ना इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ओ डब्ल्यू डिवाइड बाई ओ एन, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे। फिर से रिपीट कर लेते हैं, देखिए हमारे पास क्या आ गया, ए बी डिवाइड बाई डब्ल्यू बी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ओ डब्ल्यू डिवाइड बाई ओ एन, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है ना ये वाली, ये हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ए बी डिवाइड बाई डब्ल्यू बी है ना, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी पुट कर दी हमने, ओ डब्ल्यू डिवाइड बाई ओ एन, देखिए यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। और मल्टीप्लाई 1/ओ डब्ल्यू, क्योंकि ओ डब्ल्यू तो अपनी जगह पे पड़ा है ना।
अब हम लोग क्या करेंगे, OW से OW कट हो जाएगा, हमारे पास 1/ON बचेगा। तो 1/ON क्या होता है, ग्रोथ रेट ऑफ लेबर। तो ये किसके बराबर हो गया, ग्रोथ रेट ऑफ, और ये ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल निकाल रहे थे ना, तो ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल किसके बराबर हो गया, ग्रोथ रेट ऑफ लेबर के बराबर हो गया। और मिसिस जॉन रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग क्या था, ग्रोथ रेट ऑफ लेबर किसके बराबर होता है, ग्रोथ रेट ऑफ लेबर के बराबर होता है। वो क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी गोल्डन एज। नव ये टॉपिक इतना ही था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ जाए तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि फर्दर मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ, है ना, कि आपको किस तरह से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कीजिए, ताकि मैं उसको इम्प्रूवमेंट करूँ, है ना। पता नहीं आपको किस तरह से समझ आ रहा है, मैं किस तरह से पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक दीजिए, तभी पता चलेगा ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, थैंक यू।